अर्थात इज प्रेजेंटेड बाय माई बिल बुक। पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में है अंशुमान तिवारी। ये संडे को 10 बज चुके हैं आपकी घड़ी में, अर्थात शुरू हो गया है स्पेशल वीकली सेक्शन ललन टॉप का, जहां पर हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब तो सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं रही, बहुत सारी चीजें, वैक्सीन आ गई तो मजदूरों की दिक्कतें हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, तो तमाम चीजें जो हमारे आसपास हमारे रोजमर्रा को प्रभावित करती हैं, हम उस पर बातचीत करते हैं। कैसे हैं अंशुमान जी? जी धन्यवाद और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 शुरू हो चुका है और हमारा ये पहला तकनीकी तौर से हमारा ये पहला एपिसोड होगा जो नए इस साल साल शूट का, कर जो रहे हैं हम हम लोग। उस उम्मीद के, हाँ, जिसे हम इस साल शूट कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, आगे बढ़ा जाए अंशुमान जी। पिछले पिछले अर्थात पे बातचीत कर लें कि असमानताओं पर बात की थी हमने, जो कि ये एक जो असमानताएं फैली हुई हैं, बैठी हुई हैं, और किस तरह से जॉबलेसनेस की कंडीशन है, किस तरह से कंपनीज के मार्जिन में और एम्प्लॉयमेंट में एक बड़ी असमानता है। फिर एक सिनेरियो है, वो पॉसिबल सिनेरियो कि कितने लोगों को वैक्सीन लगेगी, कितने लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, इस पे एक संभावना हमने बातचीत की थी। और उस पर जो सवाल आए थे अंशुमान जी, मेरे ख्याल से इस एपिसोड में उन सारे सवालों का उत्तर मिल जाना है लोगों को। जी, और ये एपिसोड पे तो एक मिनट बाद चर्चा कर लेंगे। जल्दी से बता दीजिए कि इंडिया टुडे हिंदी में इस बार क्या है? हाँ, इस बार का हमारा अंक आमतौर पर इंडिया टुडे साल का जो पहला अंक होता है, हमारे हिसाब से जो पहला अंक साल का होगा, वो इस साल की संभावनाओं पर केंद्रित होता है। और ये अंक बताएगा कि इस साल 2021 में जो प्रमुख चुनौतियां हैं और जो प्रमुख संभावनाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके में दुनिया भर के जो बड़े विशेषज्ञ हैं, बड़े नाम हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणियां लिखी हैं। हेल्थ में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, डिफेंस में, इकोनॉमी में, इनमें क्या होने वाला है और कैसे एक तरह से बिल्कुल एक नए तरीके की शुरुआत दुनिया को करनी पड़ रही है पैंडेमिक के बाद, महामारी के बाद, जिस पर हम लगातार पिछले अपने साल भर के अलग अलग एपिसोड्स में चर्चा करते आए हैं कि बिल्कुल चीजें बदल जाएंगी, तो क्या बदलाव होने वाले हैं और उनके लिए कैसे दुनिया तैयार हो रही है, इस पर केंद्रित इस बार का ये विशेषांक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते का अर्थात आ चुका है। एक और अवसर शीर्षक आपने दिया हुआ है अपने कॉलम को इस बार। मुझे याद आता है कि जिस समय माइग्रेंट क्राइसिस थी पिछले साल, मतलब आज से लगभग 10 से 9 महीने पहले, जो एक माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखी थी, और एक महान एक मास माइग्रेशन हम देख रहे थे भारत की सड़कों पर। तो हमने एक एपिसोड किया था अंशुमान जी, भारत के वेलफेयर स्टेट पर किया था, जी कि भारत का वेलफेयर स्टेट कैसे इन मजदूरों को और इनकी समस्याओं को समझने में असफल हो गया, कैसे वो पूरी अवधारणा ही ध्वस्त होती है वहां पर जाकर। और जो हम शुरुआत में इस एपिसोड की बातचीत कर रहे थे कि लोगों के सवाल है, हम यहाँ पे आएंगे, और लोग सवाल पूछ रहे थे कि वैक्सीन कहाँ लगेगी, कितने की लगेगी, कब लगेगी, कितने लोगों को कब तक लगेगी। मतलब उनको बहुत सारी चीजों को का हिसाब किताब पता नहीं है कि वैक्सीन कितने की मिलने वाली है उनको, वैक्सीन आपको साल के किस हिस्से में मिलेगी। अभी तो मतलब प्रचार तो ये है ना कि अंशुमान जी, कि इस हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, इसको अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल पे तो तमाम पछड़े हैं, तमाम दुनिया भर की बहस चल रही है। तो इस सब में अभी सवाल है कि वैक्सीन कितने की मिलेगी, कब मिलेगी, और क्या जो सवाल हमने पिछले एपिसोड में उठाया था कि क्या ऐसा संभव है कि करोड़ों भारतीयों को वैक्सीन पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो सकती है, इस साल का आखिर तक हो सकता है, या ये साल भी बीत सकता है उनके लिए?
हाँ सिद्धांत, ये जो पिछली बार हमने चर्चा की थी हम उसके आगे चलते हैं और वैक्सीन को लेकर हमें दो तरीके की बहसें दिखाई दे रही हैं। एक वो भावनात्मक इमोशनल बहसें हैं और वैक्सीन के विज्ञान पर। मुझे लगता है वैक्सीन के विज्ञान पर प्रश्न उठाने से कोई लाभ नहीं है। वैक्सीन का विज्ञान प्रामाणिक है, प्रमाणित हो चुका है और पूरी दुनिया में उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। भारत में ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया पे थोड़े समय के बौद्धिक मनोरंजन की बहस हो सकती है। वैक्सीन का जो दो सबसे बड़े सवाल हैं भारत में, जो हर व्यक्ति जानना चाहता पर वो पूछ नहीं पा रहा है, और अगर पूछेगा भी तो शायद सरकार अभी उसके जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो ये बताना नहीं चाहती कि ये व्यवस्था क्या है। पहला सवाल ये है कि हमें वैक्सीन कब मिलेगी। जब हम पूछते हैं हमें वैक्सीन कब मिलेगी तो इसका अर्थ यह है कि दिल्ली का व्यक्ति भी पूछ रहा है वैक्सीन कब मिलेगी, और गुवाहाटी में बैठा हुआ और दूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी पूछ रहा है कि उसे वैक्सीन कब मिलेगी। और दूसरा सवाल यह है कि उसे वैक्सीन किस कीमत पर मिलेगी। उसे मुफ्त मिलेगी, सब्सिडाइज मिलेगी, बाजार में जाकर ओवर द काउंटर दवाओं की तरह खरीदनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाकर लगवानी पड़ेगी, उसकी लागत क्या होगी, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या होगी। तो जो कीमत की बात है वो पिछली बार हमने उसका संकेत दिया था। और यहां से हमने चूंकि आज की जो चर्चा है इसको जो शीर्षक में बांधा है उसको हम आपदा में अवसर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हालांकि आपदा में अवसर नाम का जो मुहावरा है ना, इसका मुलम्मा काफी उतर चुका है। लेकिन फिर भी आपदाओं का एक अपना स्वभाव होता है। आपदाओं को इस बात के लिए सलाम किया जाना चाहिए कि वो हमेशा अवसर बनने का मौका नहीं चूकती। और वस्तुतः जिस वेलफेयर स्टेट की तरफ आप कल्पना का जिक्र कर रहे थे, वैक्सीन भारत के वेलफेयर स्टेट की या कल्याणकारी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। और बहुत मुश्किल होता है, बहुत असंभव होता है कि सरकारों को दोबारा सही साबित होने का मौका इतनी जल्दी मिल जाए। हमने भारत के वेलफेयर स्टेट को पूरी तरह ध्वस्त होते देखा था जब लाखों प्रवासी श्रमिक अपने अपने शहर छोड़कर गांव की तरफ जा रहे थे। पूरा वेलफेयर स्टेट सैकड़ों स्कीमों से लदा फदा था, उसके पास रेलवे नेटवर्क था, उसके पास सब्सिडीज थी, उसके पास पूरा सरकारी तंत्र था, और वो बिल्कुल हतप्रभ सा किनारे बैठा देख रहा था कि इन लोगों का कुछ नहीं कर सकता था, इनको एक बोतल पानी भी नहीं दे सकता था। आज दोबारा हमारा वेलफेयर स्टेट फिर एक चुनौती के सामने खड़ा हुआ है और वो वेलफेयर स्टेट को सही साबित करने का मौका है। इसलिए हमें वैक्सीन के पूरे अर्थशास्त्र को, हमें वैक्सीन की पूरी पॉलिसी चैलेंजेस को, गवर्नेंस चैलेंजेस को, वैक्सीन गवर्नेंस है अपने आप में, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि इससे दो चीजें होंगी। एक तो हमारी अपेक्षाओं का ज्वार थोड़ा नीचे रहेगा क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से वैक्सीन आ गई सब ठीक हो जाएगा, अभी वैक्सीन लोगों को मिलने लगेगी, आप बाजार जाकर जैसे पैरासिटामोल की गोली ले आते हैं वैसे उस तरह चले जाएंगे और आपके हाथ में आपको वैक्सीन अभी मिलने लगेगी, इस तरीके की अपेक्षाएं। और वैक्सीन लगी कि हम स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए और हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं, इस तरीके की अपेक्षाओं को संतुलित करने में हमारी मदद मिलेगी। और दूसरा, हमें समझ पाएंगे कि क्या भारत का चिकित्सा तंत्र, भारत की सरकारें, भारत का गवर्नेंस सिस्टम हमें कब तक वैक्सीन पहुंचा पाएगा। एक चीज समझना हमारे लिए जरूरी है शुरुआत में कि साइंस और फार्मा इंडस्ट्री अपना काम कर चुकी है। साइंस ने हमको सबसे कम समय में, दुनिया में के इतिहास में इतनी तेजी से कभी कोई वैक्सीन नहीं बनी, और केवल एक नहीं बनी, ज्यादातर देशों के पास, दुनिया के ज्यादातर देशों के पास या तो वैक्सीन पहुंच गई है, उन्होंने वैक्सीन के इंतजाम कर लिए, किसी ने इंपोर्ट के इंतजाम किए हैं, किसी ने सप्लाई के इंतजाम किए हैं, किसी ने अपनी यहाँ की जहां जहां फार्मास्यूटिकल उद्योग है वहां उन सारे देशों में वैक्सीन तैयार हो रही है। तो इसलिए वैक्सीन का, ये ऐसी वैक्सीन नहीं है पहली बार जो कि किसी एक देश के पास खास हो, ये सारे देशों के पास है। दुनिया में करीब करीब 1 दर्जन के आसपास वैक्सीन है जो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बटी हुई हैं, चाहे वो यूरोप अमेरिका की वैक्सीन जो है वो कनाडा अमेरिका में वितरित है, यूरोप की वैक्सीन यूरोप के एरिया में वितरित है, भारत की में जो वैक्सीन बन रही वो अफ्रीका और काफी देशों में जाने वाली है। तो दूसरी चीज ये कि फार्मा इंडस्ट्री ने, साइंस के बाद फार्मा इंडस्ट्री ने भी अपना काम पूरा कर दिया। वैक्सीन बनते ही फार्मा इंडस्ट्री ने अपनी इतनी कैपेसिटी बढ़ा ली, फार्मास्यूटिकल उद्योग के पास इतनी क्षमताएं हैं कि वो हमारी जरूरत से कहीं कहीं ज्यादा वैक्सीन बना चुका है, बनाने की क्षमता रखता है। उसे बटन दबानी होगी और वैक्सीन की बोतलें बनकर बाहर निकलने लगेंगी। इसलिए हमें जो पूरा वैक्सीन राष्ट्रवाद है या जो वैक्सीन नेशनलिज्म है, इसकी जो बहस चल रही, इससे बाहर निकलकर हमें यह समझना जरूरी है, इस पूरे तंत्र को, उन तथ्यों को, उन आंकड़ों को, उन फैक्ट्स को समझना जरूरी है जो हमें उन वास्तविकता के धरातल पर खड़ा करेंगी। और हम ये जान पाएंगे कि आखिर हमारा देश, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोग कब दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना में
या भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अभी तक की प्रक्रिया है, जो लोग हैं वो मुख्य धारा में कब तक आएंगे? ये पहली शर्त है कि आपके पास जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन होगी उतनी तेजी से रिकवरी आएगी, उतनी तेजी से लोग सामान्य रूप से अपना कामकाज शुरू कर सकेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। पहला तथ्य जो समझना जरूरी है हमारे लिए, और ये दोनों चीजें, वैक्सीन कब मिलेगी और वैक्सीन किस कीमत पर मिलेगी, उसके लिए इन तथ्यों को ध्यान में रखना और इन्हें समझना जरूरी है, जहां से हमें पता चलेगा कि चुनौतियां क्या हैं। पहली चीज सिद्धांत ये कि भारत को लगभग अभी के ताजे आकलन के आधार पर, क्रेडिट स्विस ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट की है और सरकार के आंकड़े भी ये बताते हैं कि भारत को कम से कम 1.66 अरब, लगभग 1.7 अरब खुराकों की जरूरत है, डोजेस की जरूरत है। 1.7 बिलियन डोजेस, 1.7 बिलियन डोजेस की जरूरत होगी भारत को फिलहाल। अभी जितनी बड़ी आबादी को आपको इससे सुरक्षित करना है, जाहिर सी बात है कि बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं, कई सारे लोग जो इससे बाहर हैं उनको आप नहीं शामिल कर रहे हैं। और मतलब ये काउंट जो है वो डबल डोजेस को लेकर है, डबल डोजेस का काउंट है, वैक्सीन वायल का नहीं है, डोजेस का काउंट है, क्योंकि 2 डोजेस हैं। 1.7 बिलियन डोजेस की जरूरत है आधी आबादी के लिए, वैक्सीन के लगभग आधी आबादी को, क्योंकि बाकी बच्चों को भी नहीं दिया जा रहा है और कुछ प्रेग्नेंट लेडीज और बाकी लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो अभी वो लोग जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो मूव करती है और जिससे संक्रमण का या इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। तो फिलहाल की जो आंकड़ा वैक्सीन कंपनियों के पास है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो हमको सूचना मिल रही है, क्रेडिट स्विस की एक ताजा रिपोर्ट है जो बताती है कि भारत को करीब 1.7 अरब डोजेस की, 1.66 बिलियन डोजेस की जरूरत है। विज्ञान और सरकार अभी तय नहीं कर पाई कि सरकार ने भारत के वैक्सीन रेगुलेटर्स ने बहुत सारे कंफ्यूजन फैलाए, उन्होंने कभी इसको मंजूर किया, उसको मंजूर किया, पर विज्ञान और उद्योग ने, साइंस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपना काम पूरा कर लिया। भारत के पास इस समय भारत की जरूरत से कहीं ज्यादा 2.4 अरब खुराकें बनाने की क्षमता उपलब्ध है। 2.4 बिलियन डोजेस बनाने की क्षमता उपलब्ध है। 5 कंपनियां भारत में वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं। इसमें अरबिंदो फार्मा है, भारत बायोटेक है, सीरम इंस्टीट्यूट है, कैडिला है और बायोलॉजिकल है। ये 5 कंपनियां मिलकर वैक्सीन बना रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि ये कंपनियां सारी वैक्सीन भारत के लिए नहीं बना रही हैं, इन्हें अंतरराष्ट्रीय अलग अलग बाजारों से ऑर्डर मिले हैं, और जो वैक्सीन का पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन है ना सिद्धांत, वो इसी तरह से काम कर रहा है। दुनिया में 6, 7, 8, 10 लगभग 10 बड़े बेस हैं जहां पर वैक्सीन बन रही हैं, और वो कंपनियां पूरी दुनिया के अलग अलग बाजारों में सप्लाई कर रही हैं। जैसे कि फाइजर की वैक्सीन को कनाडा ने लिया, या फाइजर की वैक्सीन अमेरिका में बन रही है और यूरोप में भी इस्तेमाल हो रही है। तो भारत में 5 कंपनियां बना रही हैं। वैक्सीन के साथ हमें बड़े पैमाने पर, चूंकि आपको 1.66 बिलियन, 1.7 बिलियन डोजेस एडमिनिस्टर करने हैं, लोगों को लगाने हैं, तो उसके साथ आपको सिरिंज चाहिए, उसके साथ आपको वायल चाहिए, आपको उसके साथ गॉज चाहिए। इसकी भी क्षमता भारत में पर्याप्त है। यानी कि भारत में सर जितने भी सपोर्टिंग आइटम्स हैं, वायल, गॉज, सिरिंज की, इसकी क्षमता भी भारत में पर्याप्त है, और वैक्सीन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनाने की क्षमता भारत में उपलब्ध है। बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट और बाकी कंपनियां बड़े पैमाने पर वैक्सीन प्रोड्यूस करके रख भी चुकी हैं, नियमों के हिसाब से जिस तरीके की जरूरत है। तो दिक्कत कहाँ है? भारत के पास मांग से ज्यादा उत्पादन क्षमता है, बची हुई क्षमता निर्यात होगी। अब दिक्कत कहाँ है, जहां से चुनौती शुरू होती है, और क्यों ये वैक्सीन का पूरा प्रोसेस इतना स्लो और इतने धीमे व्यवस्था से चल रहा है कि हम पहले ट्रायल कर रहे हैं, फिर ये लंबा समय, सरकार कोई गाइडलाइन या डेडलाइन नहीं बता रही कि कितने लोगों को कब तक देगी। इसकी वजह क्या है, दिक्कत क्या है? दिक्कत है सबसे बड़ी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की। भारत में वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो वितरण तंत्र है, वो सबसे बड़ी समस्या, और वही वैक्सीन की लागत और आप तक पहुंचने की परिस्थिति को तय करेगा। इसे समझना जरूरी है कि जिन वैक्सीनों का भारत में प्रयोग होना है, उन्हें -2 से -8 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर पर प्रिजर्व किया जाना है, कूलिंग की जानी है। उनको उस तरीके का कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। -2 से -8 की 2 से 8? 2 से 8 तक का 2 से -8, 2 से -8 तक का, 2 डिग्री से -8 डिग्री के बीच का जो रेंज है, इस रेंज में उसे किया जाना है। भारत में केवल 4 कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास एक कैपेसिटी है कि वो इस वैक्सीन को ये डिस्ट्रीब्यूशन और एक कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करा सके। एक कंपनी का नाम स्नोमैन है, दूसरी कंपनी गति कौसर है, तीसरी TCIL है, और चौथी फ्यूचर सप्लाई चेन है। अच्छा, इनके पास ये कोल्ड स्टोरेज और ये परिवहन की क्षमता है, जिसके जरिए वो 2 डिग्री से -8 डिग्री के कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन वैक्सीनों को उपलब्ध करा सके। चुनौती यहां है सिद्धांत कि ये इन सारी कंपनियों की ज्वाइंट कैपेसिटी केवल 55 करोड़ डोजेस संभालने की, केवल 55 करोड़।
यानी बहुत आपको कम है। 1.67 बिलियन 1.6 अरब या 1.7 बिलियन डोजेस की जरूरत है, और ये कंपनियां 55 करोड़ के आसपास डोजेस की कैपेसिटी अभी रखती हैं, जिसको वो कैरी कर सकती हैं। मतलब शर्त इसमें 1.15 जो अरब है वो डोजेस है, वो कैरी होने के करने कैपेसिटी वाला नहीं कोई है। है हाँ, नहीं अभी। हाँ, और ये जब अपनी 100% कैपेसिटी पे इनका पूरा नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे, पर यहाँ एक कैच है, यहाँ समझना जरूरी है कि ये चारों कंपनियां भारत के जो बाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती हैं। वो इनके भी जरूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बाकी वैक्सीन बढ़ती हैं, जो बच्चों को लगाई जाती हैं, जो मदर्स को लगाई जाती हैं, जो हॉस्पिटल्स में दी जाती हैं, आमतौर पर जो भारत का जो चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो पूरा है, उसके लिए कराती हैं। अब अगर तत्काल कंपनियां अपनी वितरण क्षमता नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि एक बार की डिमांड है, इसके बाद तो डिमांड खत्म हो जाएगी वैक्सीन और लगने के बाद। ना ही डेडिकेट कर सकते हैं इसको पूरा और ना रिसोर्स। इसे और लॉजिस्टिक्स बनाना, कोल्ड चेन बनाना एक लंबा काम है। तात्कालिक तौर पर कोई कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी जब उसको मालूम है कि वैक्सीन बंटने के बाद उस क्षमता का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ दुविधा क्या है हेल्थ सेगमेंट, जो सरकार नहीं बता रही, जो सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ताकि लोगों को स्पष्ट रहे। दुविधा यह है कि अगर इन कंपनियों की सारी क्षमता को कोविड की वैक्सीन बांटने में लगा दिया जाएगा तो भारत में बाकी वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर असर पड़ेगा, जो बाकी वैक्सीन बढ़ती है। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप वैक्सीन कैसे लगवाते हैं आपको पता भी नहीं। आप अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर अपने फ्रीजर से एक वैक्सीन निकालता है और बच्चे के लगा देता है और उसका पैसा ले लेता है। वो वैक्सीन जब उसके पास तक पहुंचती है फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैक्ट्री से लेकर, तो उसके बीच में पूरी सप्लाई चेन है, उसके बीच में कोल्ड चेन है, वो कोल्ड चेन के साथ आकर वो वहां पर प्रिजर्व की जाती है। अगर ये सब कुछ ठीक चला, सरकार का इंटरनल टारगेट जो हमें मिल रहा है वो पता चल रहा है कि सरकार शायद इस साल जुलाई अगस्त तक 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना चाहती है। अच्छा। ऐसा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को संकेत मिला है सरकार के सूत्रों से कि 40 से 50, लेकिन इन 40 करोड़ लोगों तक भी अगर हम 40 करोड़ भी मान लें तो 40 करोड़ लोग खुराकों के लिए भी भारत की वर्तमान डिस्ट्रीब्यूशन क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वैक्सीन जल्दी मिल जाएगी या समय पर मिल जाएगी या तुरंत मिल जाएगी, तो उसके हिसाब से भारत की कैपेसिटी या जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब एक और चीज, दूसरी चीज समझना जरूरी है वैक्सीन के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थशास्त्र को लेके कि वैक्सीन देने के लिए भारत में एडिशनली कर्मचारियों की बड़ी संख्या की जरूरत होगी, क्योंकि आपको बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन एक साथ देनी है अगर आप जल्दी वैक्सीनेशन कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं। ध्यान रखना जरूरी है कि जो देश जितनी जल्दी वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा करेगा वो उतनी जल्दी रिकवर करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके सामान्य कामकाज उसी तरह से शुरू होंगे। तो आपको बड़े पैमाने पर अगर आपको तेजी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगाना है तो अंदाज यह है कि आपको 50 लाख से 1 करोड़ एक्स्ट्रा कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी प्राइवेट और सरकारी नेटवर्क के बीच में, हाँ, पब्लिक सेक्टर में, जो वैक्सीन एडमिनिस्टर करने का काम करेंगे, जिनके जरिए वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। बड़े लेवल पे आशा वगैरह को भी एंगेज करना पड़ेगा। हाँ, और लोग अब आप मान के चलिए कि इतने कर्मचारी तत्काल लगाना ना तो निजी क्षेत्र की क्षमता में, सरकार के पास तो है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन जब बंटना शुरू होगी तो लंबी कतारें होंगी, लंबी वेटिंग लिस्ट होगी। तो इसलिए सरकार उसको बढ़ाने के लिए क्या कह रही है कि अपनी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आप अपने आधार कार्ड पे जाके करा दीजिए, आपके पास एक सूचना आएगी, जब आपके का नंबर आएगा तब आपको वैक्सीन दी जाएगी। ये उस प्रक्रिया की कोशिश है कि आप लंबे समय तक प्रतीक्षा कर सकें। उसके लिए बात यही खत्म नहीं होती, टीका लगने के बाद आपको एंटीबॉडी की जांच भी करानी पड़ेगी। वैक्सीन का यह शास्त्र है कि आपको जब टीका लगेगा तब आपको पता भी तो चलाना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी कि नहीं बनी। उसके लिए भी भारत की पैथोलॉजिकल कैपेसिटीज की क्षमताएं कम हैं, क्योंकि एक साथ जब बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाने के बाद ये जानने की भी तो कोशिश करेंगे कि वैक्सीन का असर कितना हुआ, एंटीबॉडीज की क्या स्थिति है, अगर उसकी भी जरूरत पड़ती है तो वो क्षमताएं सीमित हैं। लेकिन वो तो बड़ा इफ एंड बट वाला मामला है ना सर, वो तो मतलब लोगों की स्वेच्छा पर है वो तो। हाँ, लेकिन जो व्यवस्था है उस हिसाब से तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि आपकी एंटीबॉडीज आई कि नहीं आई। अगर आपकी बॉडी में वैक्सीन का असर कम होता है और आप बाद में रिस्क में रहते हैं तो सामान्य तौर पर लोग जांचने की कोशिश करेंगे, और इसलिए जो वैक्सीन के डोजेस का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, हो सकता है सरकार इसमें बाद में प्रक्रिया बदले और सबके लिए अनिवार्य जांच ना की जाए, लेकिन अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत माना जा रहा है कि लोगों को चेक भी, जांच भी कराने की जरूरत पड़ सकती है लगाने के बाद। अब तीसरी समझना जरूरी है कि भारत के जो मौजूदा वैक्सीन कार्यक्रम हैं वो बच्चों के लिए हैं।
भारत के इतिहास में ये पहला एडल्ट वैक्सीनेशन कार्यक्रम है। जी, पहला एडल्ट वैक्सीनेशन कार्यक्रम है और भारत की किसी भी स्वास्थ्य परियोजना से, जो कोई भी स्वास्थ्य परियोजना अभी तक चलाई गई थी, उसकी तुलना में सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है, सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है। कैपेसिटी के लिहाज से, क्षमताओं के लिहाज से, वितरण के लिहाज से, जिन लोगों को दिया जाना है, जिन लोगों को दिया जाना उनकी संख्या के लिहाज से। जिस सवाल को हमने शुरुआत में पूछा था सिद्धांत, उस सवाल की चुनौती यहीं से गुथी हुई है। वैक्सीन आपको कब मिलेगी और वैक्सीन किस कीमत पर मिलेगी, ये चुनौती सिर्फ इस बात से जुड़ी हुई है कि क्या भारत में वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कि नहीं है। अगर सरकार कंपनियों से वैक्सीन सीधे खरीदती है तो हो सकता हो वैक्सीन सब्सिडाइज हो और सस्ती हो, वो आपको मिल जाए, लेकिन उसके लिए सरकार के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है। सरकार को उस डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता उठानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट उठानी पड़ेगी। इन कंपनियों से, जो कंपनियां 50-55 करोड़ डोजेस ले जा सकती हैं, उसकी कॉस्ट सरकार को बियर करनी पड़ेगी और इसलिए सरकार के बजटों पर बड़े पैमाने पर खर्च आएगा। और अगर सरकार ये कहती है कि सब्सिडी के बगैर हम वैक्सीन का एक हिस्सा कुछ लोगों को सस्ती कीमत पर या मुफ्त एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं और बाकी हिस्सा हम बाजार में ओवर द काउंटर बेचने के लिए छोड़ देते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाकर वैक्सीन लगवाइए, तो जो नंबर हमको मिल रहे हैं, अलग अलग आकलन मिल रहे हैं, वो 4,000 रुपए के आसपास 2 डोजेस का 4,000 रुपए 2 डोज हाँ की कॉस्ट आ रही। जो सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, जिनका इंटरव्यू आया है, तो सरकार को आधार का कि सरकार को 700 से 800 रुपए में वैक्सीन दे रहे हैं और शायद वो सरकार को 700 से 800 रुपए में वैक्सीन के डोजेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट सरकार उठा रही है। ओके, अगर वो वितरण का खर्चा है, कोल्ड चेन का, पहुंचाने का, वो खर्च वो सरकार उठा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट वैक्सीन की कॉस्ट में जोड़ दें तो वो 1800-1900 रुपए से टैक्स वैक्स और बाकी चीजें मिलाकर और डॉक्टर्स की अपनी कॉस्ट मिलाकर वो करीब 4,3500 से 4,000 रुपए के 2 डोजेस पड़ेंगे। अब अभी मैं एक मोटा बैक टू एनवेलप कैलकुलेशन कर रहा था सिद्धांत की, अगर भारत को 1.7 अरब डोजेस की जरूरत है तो 6,40,000 करोड़ रुपए, अगर आप 4,000 रुपए के हिसाब से इसकी कीमत मान लें, वो 4,000 रुपए चाहे आप सीधे जाके डॉक्टर को दे या आपके बदले सरकार कंपनी को दे और आपको फ्री या पार्शियल दे, 6,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट, जो कि भारत के टोटल हेल्थ बजट से ज्यादा होगा, भारत के कुल हेल्थ बजट से ज्यादा होगा। अगर ये इतने लोगों तक पहुंचाया जाना, वो बजट चाहे सरकार के खाते से जाए और बाद में वो टैक्स के जरिए हमसे वसूल लिया जाए या हम अपनी जेब से, अपने खर्चों से वैक्सीन लगवाने जाए, और अगर इसे आप कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये भारत के का जो बजट है, भारत का सालाना जो बजट है 30 लाख करोड़ का बजट है उसके हिसाब से अगर आप माने तो उसकी तुलना में 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट होगा। मतलब अगर किसी दूसरे से कंपेयर करें तो रिलायंस की जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, है उसके बराबर भारत में, उसके जितना बाजार पूंजीकरण है रिलायंस का, उसके बराबर का बजट वैक्सीन में खर्च करना पड़ेगा देश को या लोगों को। अब यहां अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज आता है कि अगर लोग खुद लगवाएंगे तो कितने लोग 4,000 रुपए 3,500 रुपए की वैक्सीन अफोर्ड कर पाएंगे एक आदमी के लिए? एक आदमी के लिए, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं या 4 लोग वर्किंग हैं तो उनके लिए 20 से 25,000 रुपए की कॉस्ट है, जबकि भारत में तो इतना मंथली हेल्थ एक्सपेंडिचर भी नहीं है कि वैक्सीन की जितना वो पैसा एक बार की वैक्सीन एक परिवार के लिए ले लेगी कॉस्ट के लिहाज से। और अगर सरकार बांटती है तो कब तक आपके पास बांट पाएगी और कितने लंबे समय तक के बाद भारत में किसी व्यक्ति का नंबर आएगा वैक्सीन मिलने के लिए? अगर सरकार अपने खर्चे पर या उसे मुफ्त या सब्सिडाइज रूप से बांटती है तो कितने लंबे समय तक बांट पाएगी? ये 2 बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी हमारे पास नहीं है और ना सरकार ने इस वैक्सीन के कार्यक्रम के तौर पर स्पष्ट करने की कोशिश की, ना बताने की कोशिश की, जबकि दुनिया के कई सारे देशों में वैक्सीन तेजी से रोल आउट हो रही। और इसलिए जो लोग समझते हैं कि कोरोना की वैक्सीन की संजीवनी हमारे बहुत करीब है, उन्हें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि संजीवनी आने में या तो आप देर होगी। और मैं एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली कि अगर हमें मान लें 2 हाइपोथेसिस हमारे सामने, एक हाइपोथेसिस ये है कि सरकार सबको वैक्सीन लगवाएगी, तो सरकार बहुत लंबा समय ले पाएगी ज्यादातर लोगों तक वैक्सीन देने के लिए। और अगर मैं मान लें कि सरकार मुफ्त वैक्सीन नहीं भी देगी, जो कि क्लियर नहीं है, अभी स्पष्ट नहीं है, अगर आपको अपने पैसे से भी खर्च से भी लेनी पड़ेगी, तब भी उसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा समय लगेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है, डॉक्टर के पास इतनी एक छोटे एरिया में मान लें कि रिटेल डॉक्टरों के पास, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास, हेल्थ चेन्स के पास इतनी कैपेसिटीज नहीं है, उनके पास इतनी क्षमताएं नहीं कि उतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन स्टोर कर सकें।
रख सकें और बांट सकें। तो अगर आपको बाजार से भी खरीदने की छूट मिले तो भी शायद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, दिसंबर तक हम शायद इस स्थिति में पहुंचेंगे जब ये आपके पास आपको आसानी से, सुविधा से, जब आप चाहें और आप फोन करें और जाकर वैक्सीन लगवा लें, उस स्थिति में आ पाएगी। जो दूसरी बहस आने वाले समय में, जिसके लिए हम सावधान कर देना चाहते हैं, जो वैक्सीन को लेकर अब शुरू होगी, इसके बाद वो शुरू होगी कि साहब किसको पहले मिले, किसको बाद में मिले। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को तो पहले मिल रही है, वो स्पष्ट है, उसमें कहीं कहीं कोई दो राय या कोई दुविधा नहीं है। फिर इसके बाद अगला नंबर शायद उन लोगों का आएगा जिनमें जो 50 साल से ऊपर के हैं, जिन्हें संक्रमण से, जिनके जीवन को ज्यादा खतरा है। अब उसके का चुनाव कैसे होगा, उसकी लिस्ट कैसे बनेगी, सरकार पेंशनर्स के डेटा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। अब उसमें क्या इनकम टैक्स के आधार पर, आय के आधार पर लोग तय किए जाएंगे, गरीब अलग किए जाएंगे, कम आय वाले लोग अलग किए जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है। और फिर इसी बीच में भारत का जो कुख्यात वीआईपी सिंड्रोम है कि सब वैक्सीन आ गई तो सबसे पहले प्रूव हो गई तो किसी वीआईपी को मिलनी चाहिए, वो उससे भी इसको बचाने की चुनौती। फला पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष लगवाई जा रही है पहले। तो वो चैलेंज हमारे साथ है। अब इसमें एक और चीज जिस पर कंपनियां और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मेरी पिछले हफ्ते काफी वैक्सीन को लेके अलग अलग बात हुई, ये समझने के लिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज क्या है, और जिससे ये सारे फैक्ट्स, ये जो आंकड़े हमारे पास आए, जो हमने आपसे शेयर किए। हो सकता है सरकार थोड़े समय बाद आपसे ये कहे कि क्षमता भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है, पूरे देश को फ्री वैक्सीन देना सरकार के लिए ह्यूज एक्सपेंडिचर है, बजट नहीं है। सुना है कि राज्य सरकारों से कहा गया है कि अपने हेल्थ बजट का एक हिस्सा केंद्र सरकार के लिए नियत कर दें और उससे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की जाएगी। फिर भी पूरे देश में सबको फ्री वैक्सीन देना या सबको सब्सिडाइज वैक्सीन देना, आधी कीमत पर, तिहाई कीमत पर वैक्सीन देने के अपने इकोनॉमिक और आर्थिक असर हैं, जिसके लिए बजट को प्रोविजन करना होगा। इसलिए हम आने वाले बजट पर हमारी ये निगाह रहेगी कि सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए कितना पैसा रखती है, डालती है। हो सकता है सरकार ये कहे, एक चीज जो महत्वपूर्ण है, हो सकता है सरकार ये कहे कि नहीं, क्षमताएं नहीं है, संसाधन नहीं, तो कहे कि भारत में सबको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बात भी हमने कहते सुना है कि नहीं, वैक्सीन उन्हीं को दी जाएगी जिनको उसकी जरूरत होगी या खतरा होगा। और ये क्लियर भी नहीं किया गया है कि सबको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। अब यहाँ एक दुविधा है, इसमें एक दुविधा यह है कि यहाँ लोगों के, जहां जो बहस देश में होनी चाहिए, कि जो स्पष्टता नहीं है, जो सीरो सर्वे किया गया था अगस्त से सितंबर के बीच भारत में, करीब 21 राज्यों के 70 जिलों में जो सीरो सर्वे हुआ था, जो एंटीबॉडीज को जांचता है जिस सीरो सर्वे के हिसाब से, उस हिसाब से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का यह मानना है कि भारत में कोविड के संक्रमण के जितने घोषित केस हैं, यानी जितने लोगों ने अपने आप को कोविड संक्रमित डिक्लेयर किया है, जांच कराई है सरकार के नेटवर्क में जाकर, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट सरकार के डेटा में है, जिसके आधार पर हम हर रोज वो आंकड़ा देखते हैं कि भारत में इतने कोविड संक्रमण घटे या बढ़े। जो संक्रमण है कोविड का लोगों के अंदर, वो उससे घोषित मामलों से करीब 25 गुना ज्यादा है, जो सीरो सर्वे मानता है। 25 टाइम्स ज्यादा है। मतलब संक्रमण संक्रमण का असर, संक्रमण की गहराई, संक्रमण का फैलाव या संक्रमण सहने की क्षमता अलग अलग हो सकती है, पर संक्रमण है। तो अब क्या सरकार, जिन चीजों का हमें सरकार से जवाब चाहिए वैक्सीन शुरू होने के साथ, कि किस लेवल तक के संक्रमण वाले लोगों की क्षमताओं को, क्या सीरो सर्वेस का आधार बनेगा? और यदि सीरो सर्वेस का आधार बनता है, क्योंकि कंपनियों ने ये माना है, तभी उन्होंने इतनी कैपेसिटीज क्रिएट की है, तभी ये आंकड़ा हमारे पास है कि 1.7 बिलियन डोजेस की जरूरत होगी। तो 1.7 बिलियन लोग कोविड संक्रमित नहीं हुए हैं। ये इस आधार पर हुआ है कि सीरो सर्वे के बेस पर भारत में संक्रमण 25 गुना ज्यादा है उन लोगों से जो वास्तविक रूप से संक्रमित घोषित हुए थे। तो इस हिसाब से अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनको वैक्सीन मिलेगी। लेकिन अगर आप संक्रमण की स्थिति देखें तो वैक्सीन की सुरक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाहेंगे, और ये अनिवार्य भी, आवश्यक भी है कि उनको वैक्सीन की सुरक्षा मिले, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे और उनके कारण कोई दूसरा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वैक्सीन ना होने तक भारत में नई भर्तियां नहीं होंगी, कार्यालय सामान्य रूप से काम करना नहीं शुरू करेंगे, ट्रैवल सही ढंग से नहीं हो पाएगा, दुनिया से आपका संपर्क स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाएगा। तो ज्यादातर लोग इस सुरक्षा को हासिल करना चाहेंगे। वो भावनात्मक और धार्मिक बहसें छोड़ दीजिए जिनका कोई मतलब नहीं, पर ज्यादातर लोग ये चाहेंगे कि उन्हें वैक्सीन की सुरक्षा मिले ताकि वो अपने कामकाज को सामान्य रूप से कर पाए। अब यहां हमें जो समझना जरूरी है वो बात यह कि वैक्सीन की जो पूरी वितरण प्रक्रिया है इस
डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो अति अपेक्षा है, जो हाइपर एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें थोड़ा सीमित रखना जरूरी है। और सरकार को ये कोशिश करनी भी पड़ेगी कि हाइपर एक्सपेक्टेशंस और अति सुरक्षाएं सीमित रखी जाएं। राजनीतिक पॉपुलिज्म बहुत ज्यादा होता है। वैक्सीन पॉपुलिज्म हमने देखा है, वैक्सीन पॉपुलिज्म हमने चुनाव के दौर में देखा कि सरकारों ने घोषित कर दिया कि हम फ्री में बांट देंगे, तब तक हमें पता भी नहीं था कि कितने लोगों को दी जाएगी, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। तो ये जो पॉपुलिज्म है, इसे रोकना पड़ेगा। और लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि इंडोनेशिया 27 करोड़ की आबादी का देश है, भारत की तुलना में बहुत छोटा है। इंडोनेशिया ने सिद्धांत जो अपना वैक्सीनेशन कार्यक्रम तैयार किया है, उस हिसाब से अगले साल मार्च तक वो अपनी केवल 50% पॉपुलेशन को 50% पॉपुलेशन को वैक्सीन बांट पाएगा, अगले साल मार्च तक। अब आप सोचिए कि जब हमसे इतनी छोटी आबादी का देश, बहुत बड़ी ज्योग्राफी नहीं है, तब वो इतने लोगों को बांट पाता है, तो हम कहां तक पहुंच पाएंगे। भारत जो है वो बहुत अनोखी व्यवस्थाओं वाला देश है। मैं वापस उसी बात पर आता हूं कि भारत के वेलफेयर स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा क्यों होने वाली है। देश के अधिकांश लोगों की नौकरी, जीविका, भविष्य के कामकाज उस एक टीके पर, उस एक सुई पर जो उनके बाह में लगाई जाएगी 2 बार, उस पर निर्भर है, उनका भविष्य उस पर निर्भर है। और जब हमें देख रहे हैं कि दूसरा स्ट्रेन आ गया, लंदन में लॉकडाउन है, हो सकता है आज से कल तक टोक्यो में लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि टोक्यो में भी, जापान में भी कोविड के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के वेलफेयर स्टेट की एक अनोखी स्थिति है। हम ऐसे देश हैं जो कुंभ मेले का आयोजन बहुत सफलता के साथ कर लेते हैं, लेकिन लोगों के घर साफ पानी नहीं पहुंचा पाते, हम लोगों को दवा नहीं दे पाते, हम हजारों हम लाखों लोगों को कुंभ मेले में तो संभाल लेते हैं, पर हजारों माइग्रेंट जब सड़क पर निकलते हैं तो उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। इसलिए जो अभी की परिस्थिति है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की परिस्थिति है, जो कॉस्ट की परिस्थिति है, उस हिसाब से जब तक वैक्सीन पहुंचे नहीं और सरकार का ये कल्याणकारी राज्य अपने आप तक, वेलफेयर स्टेट तक आप वैक्सीन लेकर आपके पास पहुंचे नहीं, तब तक हमारी जरूरत ये है कि हम 2020 के सबक को याद रखें और रहें उसी स्थिति में जैसे कि हम कोविड के दौर में या लॉकडाउन की परिस्थिति में रह रहे थे, जब तक कि आपके पास तक वैक्सीन नहीं पहुंच जाती। क्योंकि बहुत आसान नहीं होने वाला है कि भारत की बड़ी आबादी को बहुत कम समय में वैक्सीन लगा दीजिए। अंशुमान जी, मतलब सब सॉर्ट भी कर लिया जाए, सारी चीजें, सारी दिक्कतें दूर भी हो जाए, तब भी चुनौतियां बरकरार रहेंगी। क्या होंगी वो चुनौतियां? मतलब एक डेटाबेस का सिस्टम बना रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं लगता कि डेटाबेस का सिस्टम हमेशा एक फेलियर का सामना करना पड़ा है पिछले कुछ वर्षों में। तो क्या रहेंगी चुनौतियां? सबसे बड़ी चुनौती डिस्ट्रीब्यूशन की है। जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन की चुनौती नहीं, हमारे पास वैक्सीन है, नहीं एक्स्ट्रा जो बचेगी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी चुनौती डिस्ट्रीब्यूशन की, और डिस्ट्रीब्यूशन में वैक्सीन की लागत में एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। उसी के आधार पर वो वैक्सीन 800 रुपए की होगी या 1500 रुपए की होगी या 2000 रुपए की होगी, इसके आधार पर तय होगा। भारत का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चोक करता है हमेशा। भारत में वितरण में समस्या, हमारी डिलीवरेंस बहुत प्रॉब्लम है। हमारे भारत के पूरे सिस्टम की जो सबसे बड़ी समस्या प्रोडक्शन है हमारे पास सब चीजों का, हम उसको डिलीवरी नहीं, और वो डिलीवरेंस, और ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है एडल्ट वैक्सीनेशन का, इसमें लोगों को तो यहाँ चुनौती डिस्ट्रीब्यूशन की है, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही कॉस्ट की है। यदि सरकार ये डिसाइड कर ले कि नहीं, हम देश की सब गरीब आबादी को 15% लोगों को, 20% लोगों को इस पैमाने के आधार पर मुफ्त वैक्सीन देंगे और बाकी लोगों को वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी। अगर बाकी लोगों को वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी तो भी बाकी लोग, कितने लोग एक दिन में वैक्सीन ले पाएंगे, कितना अस्पतालों का नेटवर्क होगा। अभी हमने कोविड के दौरान अस्पतालों के नेटवर्क को चोक होते देखा, और भारत का पूरा हेल्थ सिस्टम जो पिछले एक साल से कोविड से लड़ रहा है, उसके लिए इस वैक्सीन को बांटना, अगर हम पैसा खर्च करके भी लेने की कोशिश करें। हमने तो ये देखा कि छोटे छोटे मार्केट्स में छोटी छोटी दवाओं की शॉर्टेज हो जाती है जरा से समय में। हमने वो भी दौर देखा जब मास्क नहीं मिल रहे थे, हमने वो भी दौर देखा जब सैनिटाइजर की शॉर्टेज हो गई थी। तो हम ये जो शॉर्टेज है, तो हम एक कोविड ने हमको एक नए तरीके की चुनौती से रूबरू किया। हम सिद्धांत पहले उन चुनौतियों से रूबरू होते थे जिसमें कि हमारे पास उत्पादन की क्षमताएं कम थी, हमारे पास सप्लाई नहीं होती थी। अब हमारे पास सप्लाई का चैलेंज नहीं है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज है, और इसलिए ये बिल्कुल 100% सरकार पर निर्भर है, और 100% सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चाहे इसे मुफ्त बांटे या सब्सिडी पर बांटे या इसे उपलब्ध कराए, इसकी अवेलेबिलिटी कराना जल्दी से जल्दी। और वो जल्दी से जल्दी कब? मान लीजिए 1 साल बाद अगर आपको वैक्सीन मिलती है तो फिर तो आप एज गुड एज 2022 की तरह 2020 की तरह रह रहे हैं कि मान लीजिए पूरा साल हम वैक्सीन के इंतजार में काटेंगे। तो जितनी
तेजी से सरकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल कराएगी, जितने सारे नेटवर्क से कराएगी, उतनी तेजी से हमें उसका लाभ होगा, उतनी तेजी से हम उस पर पहुंच पाएंगे। और ये उसके लिए एक डिलीवरी नेटवर्क से और राज्य सरकारों से, केंद्र शासित प्रदेशों से एक बेटर कोऑर्डिनेशन, एक उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स से, उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इतने डोजेज एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। ये जो पूरे जो आपके लोकल डॉक्टर्स हैं, जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं, जहां पे आप सामान्य रूप से जाते हैं, जो क्लिनिक से बैठते हैं, जहां आप पेडिट्रिशियन के आपका एक पेडिट्रिशियन है बच्चे का, उस पेडिट्रिशियन के पास एक पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, उसके पास वैक्सीन, आप कभी जाते ही नहीं, आप जाते हैं वो कैलेंडर देखता है और उससे वैक्सीन लगा देता है। हम लोग वैक्सीन को इस लेवल तक, इस तरीके की सुविधाएं एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं फोन करूं और मैं वैक्सीन लगवा कर आ जाऊं। यहां तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इतनी फ्रीक्वेंटली लगाने का, अगर ये नहीं हुआ और सरकार ने तय किया कि नहीं मैं चुनूंगा, सरकारें डिसाइड करेंगी और फिर मैं बुला के लोगों को लगाऊंगा, तब तो ये अंतहीन एक्सरसाइज है। कब तक ये पूरी होगी, कहां तक चलेगी, कितनी सारी फोर्स लगे। इसीलिए अगला पूरा साल सिद्धांत 2021 का साल वैक्सीन का साल होगा भारत में। और वैक्सीन के फ्रंट पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे हाँ, इसलिए इसमें बहुत सारे अभी फ्लिप फ्लॉप होंगे, इसमें बहुत सारी स्लिपिंग्स होंगी। इसलिए मुझे लगा कि हम लोग इस कार्यक्रम में ये स्पष्ट करने की कोशिश करें कि चैलेंज कितना बड़ा है, इसका आयाम कितना बड़ा है, और अल्टीमेटली आपके जो दो सबसे बड़े सवाल हैं कि किस कीमत पर मुझे मिलेगी और कब मिलेगी, ये किन चीजों पर निर्भर करते हैं। फिर परीक्षा है सरकार की, कोविड के बाद ये दूसरी परीक्षा है कि वो कैसे और कितनी जल्दी से लोगों को उपलब्ध कराती है। हम लोगों की निगाह इस पर रहेगी और हम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा वैक्सीन का कार्यक्रम कहां तक पहुंचा। जरूर। एक सवाल है अंशुमान जी, विनय कश्यप पूछ रहे हैं, क्या कारण है कि आय असमानता को दूर करने वाले कारक ट्रिकल डाउन थ्योरी का भारत तथा अन्य विकासशील देशों में क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है? असमानता को दूर करने वाले जो फैक्टर्स हैं या जो चीजें हैं जो नीचे तक आती हैं, उनमें उन्हें पहुंचने की कई आयामी वजह हैं। उसके का सबसे प्रमुख आयाम यह है, जिस पर हम एक बार चर्चा कर भी चुके हैं शायद अपने कार्यक्रम में, कि अगर आप इनकम डिस्पैरिटी की बात करें तो इनकम डिस्पैरिटी की वजह यह है कि भारत में जो भी रोजगार देने वाली गतिविधियां हैं, वहां जो पूंजी का निवेश होता है उससे जनरेट होने वाले प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा निवेशक के पास जाता है, लेबर के पास नहीं जाता। यानी लोगों की आय में और रोजगार में और के वेतन में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती है जितनी बढ़ोतरी कैपिटल लगाने वाले की इनकम या प्रॉफिट में होती है। इसका ताजा उदाहरण अभी हमने लॉकडाउन के दौरान देखा। सीएमआई का सर्वे आया परसों, उसने बताया कि 4,500 कंपनियों के बीच में उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने पाया कि उसमें लिस्टेड कंपनियों के प्रॉफिट, हम इसमें चर्चा कर चुके हैं, कि 500% बढ़े, और उनमें 53% वो कंपनियां थी जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपना वेज बिल कम किया और उनका प्रॉफिट बढ़ गया, यानी उन्होंने अपने वेतन पर खर्चा कम किया। तो असमानता तो होगी। ये असमानता पूरे इकोनॉमिक प्रोडक्शन के मार्केट में है। एग्रीकल्चर में भी यही स्थिति है कि जो पूंजी लगाने वाला है वो लाभ का अधिकतम हिस्सा रखता है, वेतन या मजदूरी नहीं बढ़ती है। पर हम आय असमानता की चर्चा पिछले 1 दशक से चल रही है। हमारी ये चुनौती जिस पर पिछली बार हमने चर्चा की वो महत्वपूर्ण है कि जब आप इनकम डिस्पैरिटी में होते हैं तो तकनीकों की डिस्पैरिटी या तकनीकों को अफोर्ड करने की क्षमता और कम हो जाती है। कि हमारे पास जब आय ही नहीं है, हम भारत में जब 50% लोग सिर्फ इलाज के कारण गरीब हो जाते हैं, दवाओं के खर्च के कारण गरीब हो जाते हैं, उनके घर में अगर एक जो अर्निंग मेंबर है, जो कमा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा घर गरीब हो जाता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह भी बंद हो जाती है और उसको इलाज पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो व्यक्ति अचानक कोविड जैसे संकट की परिस्थिति में एक महंगी वैक्सीन कैसे अफोर्ड करेगा? तकनीक तो आ गई, वैक्सीन तो बनके हमारे सामने रखी हुई है, पर क्या 3,500-4,000 रुपए की वैक्सीन लोग अफोर्ड कर पाएंगे? 20 से 25,000 रुपए का खर्च कर पाएगा एक व्यक्ति एक महीने में, जो जिसकी औसत डेली वेज 300 से 250 से 300 या 350 रुपए। ये जो चुनौती है आर्थिक असमानता के ऊपर, जब तकनीकें आ जाती हैं और तकनीकों की अपनी लागत होती है, वहां हम उस पर हमने पिछले बार चर्चा करने की कोशिश की थी, और वो चुनौती इस पूरे साल हमें कम से कम कोविड वैक्सीन के संदर्भ में बार बार आती रहेगी हमारे सामने सुनने में कि लागत क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी। उस हिस्से में आ जाते हैं अंशुमान जी, यहाँ पे हम लिखना पढ़ना देखना डिस्कस करते हैं। क्या लिखना पढ़ना देख पाए आप?
एक तो इस सप्ताह तो दरअसल हमारा स्पेशल इशू था, तो हमने एक दो किताबें शुरू की जिनको हमने हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अभी उनको पूरी तरह से पढ़ाई की तरफ बढ़ नहीं पाए। किताबें तो उपलब्ध होके आ गई हैं। अ, एक किताब जो हम पूरी कर रहे थे, पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से कुछ नोट्स लेने की कोशिश कर रहे थे। वो एक किताब थी पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया, जिसका मैंने पहले भी जिक्र हाँ। किया था। एक अच्छी किताब है जिसमें ये डेटा हमें मिलता है कि भारत के पुराने इतिहास में राजनीतिक हिंसा कैसे हुई हुई है। इस किताब पे को थोड़ा सा काम कर रहे थे, ये समझने के लिए और देखने की दृष्टि से इस सप्ताह नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा समय नहीं जा पाया, क्योंकि इशू के बहुत सारे काम पड़े हुए थे, तो उसी को निकालने के लिए। और हमारे लिए इंडिया टुडे में साल के आखिरी 2 हफ्ते और साल के शुरुआती 2 हफ्तों में स्पेशल इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं हाँ, हाँ। कि उन्हें जानना, पढ़ना, उनमें काफ़ी समय लग जाता है। मैंने लेकिन वो मंगवा ली। हाँ, ये किताब मैंने मंगा ली है, उसको मैंने शुरुआत में पढ़ना शुरू कर दिया है। वाजपेयी पे शक्ति सिन्हा की जो किताब है। अच्छा। क्योंकि शक्ति सिन्हा वाजपेयी के पीएस भी हाँ, रहे थे हाँ, लंबे हाँ। समय तक, और उन्होंने काफ़ी समय तक काम किया था, तो वो वाजपेयी पीरियड के मेमोयर्स हमारे पास बहुत कम हैं। वो किताब मैंने मंगवा ली, मतलब कल ही मेरे पास आई है वो पुस्तक अभी मैंने उसकी शुरुआत के 15-20 पेजेस पढ़ना शुरू किए हैं। वो किताब महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का कालखंड भारत के में सबसे उठापटक वाले समय के कालखंड में रहा है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो पुस्तक महत्वपूर्ण है। तो अगली बार मैं शायद उसको पढ़ के इस स्थिति में होऊंगा कि मैं आपको कुछ बता सकूं। कल मेरे पास वो आ गई, प्रणब मुखर्जी की प्रेसिडेंशियल ईयर्स। हाँ, हाँ, वो कल मेरे पास आ गई, तो मतलब मैंने पढ़ना शुरू किया है। शुरुआत के 10-15 पन्ने मैंने पढ़े हैं उसके, और उसमें देख रहा हूँ कि क्या है, क्योंकि एक्सप्रेस में उसमें सीरीज भी आने लगी थी, उसके एक्सर्प्ट वगैरह वो छापने लगे थे, और उसके लॉन्चिंग को लेकर उनके बेटे और बेटी में हाँ, ट्विटर पे बहस भी हुई थी। तो ये सब चीजें थी। तो हम्म, प्रेसिडेंशियल ईयर, लेकिन लॉन्ग वीकेंड गुजरा तो न्यू ईयर वाला, तो मैंने मतलब भयानक फिल्में और सीरीज वगैरह देख डाली। एक तो मैंने अच्छा, हाँ मतलब कट कट करके, मतलब जंप करके, एक तो मैंने वो देख डाली जिसका नाम आपने सुझाया था पिछले एपिसोड में, क्रिमिनल जस्टिस। हाँ, तो हाँ, पंकज त्रिपाठी हैं, और प्रतिभा टीवी, मीता वशिष्ठ हैं, तो वो आशीष आशीष विद्यार्थी हैं। तो हाँ, ये देखना बड़ा मजेदार अनुभव था। हॉटस्टार पे है वो। उसके हाँ, अलावा एक सीजन, एक है मैजिक बियॉन्ड वर्ड्स। तो ये है जेके रोलिंग की अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी है। हाँ, हाँ, तो काफी समय पहले आई थी, लेकिन मैंने इधर ही बीच देखी है, वो नेटफ्लिक्स पे मैंने देखी। हाँ, जेके रोलिंग का संघर्ष जो है, वो जी, कैसे वो पहली किताब का संघर्ष और पहली किताब पर पब्लिशर का आना, थोड़ा सा काम में कसावट नहीं दिखी है उस पूरे सिनेमैटिक काम में, तो वो बहुत मजेदार नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक एक वन टाइम वॉच तो है ही है। उसके अलावा एक तो मैंने देख डाली, वो काफी मजेदार लगी, डेथ टू 2020, नेटफ्लिक्स पे आई थी। हाँ, उसका नाम मैंने भी सुना, मैं सोच रहा था कि उसको मैं देखने की कोशिश अरे करूंगा। नहीं, वो तो बड़ी तो हाँ, मजेदार है। हाँ, सच में, मतलब वो काफी उसमें चीजें हैं, और काफी एकदम हार्ड हिटिंग और काफी शार्प कमेंट्स हैं उसमें। जो 2020 का पूरा घटनाक्रम था, जिसको हम बार बार हाँ, बोलते हैं कि ये घटनाक्रम खराब था, साल खराब गुजरा, तो उसपे हाँ, काफी हार्ड हिटिंग कमेंट्री है वो। मजेदार वॉच है। मैंने देखा। मैंने उसके अलावा कई छोटी मोटी पुरानी फिल्में देख के ना, ये सब होता रहा। कोबरा काई एक है, तो उसका मैंने तीसरा सीजन देख डाला, तो वो आया था इधर बीच। हाँ, इस हफ्ते थोड़ा सा नेटफ्लिक्स कम एक्सेस हुआ क्योंकि बहुत सारी और चीज़ों की पढ़ाई में लगे थे, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें लिस्ट करके रखी हैं। एक सीरीज नई आई है ब्राइटन के नाम से नेटफ्लिक्स के ऊपर, हिस्ट्री पे, तो वो देखना है। उसके बारे में उसका रेफरेंस हमने सुना है कि उसको देखा जाना चाहिए। ये 2020 वाली सीरीज की काफ़ी लोगों ने रिव्यू किया है उसको, उसे हम्म। अलग अलग प्लेटफॉर्म से उसे देखना है। ये कुछ मूवीज आ गई हैं जो इस हफ्ते, जैसे कागज रिलीज हो रही जी। है। ये काफी काफी सेंसिटिव इशू है। तो ये सब अगले हफ्ते के क्रम में रहेगा। लेकिन अब ये
असल में जनवरी फरवरी का समय बजट का भी समय होता है, हाँ तो हाँ, तो उसकी भी व्यवस्थाएं शुरू हो रही हैं। दूसरा ये कि और भी सारी एक्टिविटीज नए साल में फर्स्ट 2-3 वीक्स जो होते हैं वो मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं सब गतिविधियों के फॉलोअप में लगे रहे। लेकिन अगली बार ये वाजपेयी वाली किताब के बारे में जरूर बताऊंगा। ये जरूर किताब मेरे पास आ गई, इसको जरूर। कैसा लगा अर्थात इस हफ्ते का, इस संडे का कैसा लगा आपको, बताइएगा जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सवाल पूछिए, अपनी आलोचनाओं से हमें अवगत कराइए, अपनी सुझाव दीजिए, अपनी क्या कहते हैं, अपने आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए और अलर्ट टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।